Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो अगेन दिस द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। ये चैप्टर 5th है दोस्तों, आपको याद रखना है क्योंकि आप वीडियो इस क्लास के अंदर सिर्फ 5th चैप्टर ही बचा है। पहला चैप्टर रिव्यू हो चुका है, दैट इज़ वाई इस चैप्टर 5th को अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि लोकतांत्रिक अधिकार। इससे पहले वीडियो का इंट्रो पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है, उस इंट्रो पार्ट को ज़रूर देखिएगा, जब भी आप काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। सो नाउ वी गोना स्टार्ट वन बाय वन फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से लेके आर्टिकल नंबर 14 से लेके अगर आप देखेंगे तो आपको आर्टिकल नंबर 32 तक आपको पूरे के पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स जिन्हें आप बोलते हैं, वो सारे राइट्स इसमें इंक्लूड हैं। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स वो सारे राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ही इनमें बदलाव कर सकता है अमेंडमेंट करके, है ना। तो दैट इज़ वाई वन बाय वन हम ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना स्टार्ट राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 के बीच में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जिसे आप बोलते हैं। तो आर्टिकल 14 जो है वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करता है कि आर्टिकल नंबर 14 के अंदर खुद ही क्या कहते हैं, 2 प्रकार के राइट्स हैं। एक राइट्स ये कि जितने भी लोग हैं उसे इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा बिफोर लॉ। मतलब अगर आपने कोई क्राइम कर रखा है और अगर आप जेल जाते हैं तो सिंपल सी बात है, आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जो क्या कहते हैं प्रोटेक्शन के लिए एक ए व्यक्ति के साथ किया जा रहा है, तो बी व्यक्ति के साथ भी सेम वैसा ही आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, एक तो सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 14 के अंदर ये है कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मतलब आपको कानून के सामने समानता का अधिकार मिलेगा। तो समानता का अधिकार हर तरीके से हो सकता है, चाहे आप छोटे हैं, बड़े हैं, अमीर है, गरीब है। और प्रोटेक्शन के लिए भी सेम यही मैटर करेगा अगर आपने कोई क्राइम केस या किसी डिस्प्यूट में है तो। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ इसलिए होता है ताकि सभी के साथ इक्वल क्या कहते हैं ट्रीटमेंट में बोल सकता हूँ कि अगर किसी एक व्यक्ति ने एक अपराध करा है और सेम वही क्राइम दूसरे व्यक्ति ने करा है तो दोनों को इक्वल कंडीशन की वजह से इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी। यानी कि अगर उसको ही उतनी सज़ा मिल रही है तो दूसरे को भी उतनी ही सज़ा मिलेगी, है ना। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। दिस इज़ कॉल्ड द इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ या इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांस। एक ही बात हो गई, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टेट होता है वो इन कामों को बहुत अच्छी तरीके से क्लासीफाई कर देता है ताकि जो क्या कहते हैं स्मॉल ग्रुप हो, सिमिलर ग्रुप हो, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिले। एंड नेक्स्ट अगेन भेदभाव के खिलाफ अधिकार, राइट्स अगेन द डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत डीपली समझा। क्यों समझा? क्योंकि हमारे भारत देश में डाइवर्सिटीज़ है, हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, है ना। बहुत रेसिस किस्म के लोग हैं, बहुत अलग अलग जेंडर के हैं, डिफरेंट बर्थ प्लेसेस हैं उनका, है ना। अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं हमारे भारत देश के अंदर। तो दैट इज़ वाई इन सभी बेसिस पे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज़ कॉल्ड राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन दोस्तों ये तो खैर है ही, क्योंकि डाइवर्सिटी कंट्री है तो सिंपल सी बात है हमें इसे ख़त्म करना पड़ेगा। बट दूसरा ये भी है कि कोई भी व्यक्ति जो बेचारा क्या कहते हैं बिल्कुल गरीब व्यक्ति है, उसको कहीं भी क्या कहते हैं हम नॉर्मल जो इलाके होते हैं उन पे जाने से नहीं रोक सकते। जैसे आप दुकान है, एक पब्लिक रेस्टोरेंट हो गया, पब्लिक होटल हो गया, है ना, पब्लिक हॉल हो गया, एंटरटेनमेंट प्लेसेस हो गए, ऐसे प्लेसेस पे भी आप जाने से नहीं मना कर सकते किसी भी व्यक्ति को। एंड देन उसके बाद यूज़ ऑफ वेल हो गया, टैंक हो गया, बाथिंग घाट हो गया, रोड्स हो गया, प्लेस हो गया, है ना, रिजॉर्ट, पब्लिक रिजॉर्ट, ऐसे जितनी भी प्लेसेस होती है ना, इन इलाकों में भी आप किसी भी व्यक्ति को मना नहीं कर सकते आने जाने से। बिकॉज इक्वल जो क्या कहते हैं आपको नो डिस्क्रिमिनेशन जो आर्टिकल नंबर 15 है वो यही बोलता है। देन आर्टिकल नंबर 16 दैट मीन्स राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को क्या कहते हैं रोजगार के लिए, काम के लिए इक्वल ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है।
इक्वल एम्प्लॉयमेंट मिलना ज़रूरी है। आर्टिकल नंबर 17 जिसमें बताया हुआ है अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी डिसेबल बंदा, जो भी एनी डिसेबल पर्सन, अगर उसके पास किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, यानी कि उसके साथ बोला जाता है कि हम तेरे हाथ से पानी भी नहीं पी सकते, तो दिस इज़ कॉल्ड एनी काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी। तो सरकार ने इसके लिए एक पनिशेबल ऑफेंस बोला हुआ है इसे भी। लॉ के अकॉर्डिंग आप किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते कि वो अनटचेबल है और उसके साथ क्या कहते हैं अपराध यानी कि पनिशेबल बर्ताव होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ आर्टिकल नंबर 17 आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते और उसके साथ आप अनटचेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर किसी को डिग्निटी है अपनी खुद की, और डिग्निटी आत्मसम्मान है, और उसके अकॉर्डिंग आप अनटचेबल नहीं होंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइट्स है। अगर आपको लगता है कि ये इन्फोर्स नहीं हो रहा किसी भी स्टेट के थ्रू, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। इवन आप जितने भी राइट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ सभी के लिए आप कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। एंड देन नंबर 18 है खिताबों की समाप्ति, दैट मीन्स अबॉलिश ऑफ टाइटल। अबॉलिश ऑफ टाइटल के अंदर आप देखेंगे कि जितने भी आपको क्या कहते हैं एनी टाइटल्स जो भी आपको मिलते हैं, चाहे सिटीजन्स है चाहे वो नॉन सिटीजन्स है ना। अब मिलिट्री जो डिस्टिंक्शंस मिलती है वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे आप देखेंगे कि कोई बड़े टाइटल नहीं लगा सकता। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर किसी का नाम क्या कहते हैं राकेश कुमार है, अगर हम राकेश कुमार बोलते हैं, तो राकेश कुमार के आगे आप कभी भी ऐसे नाम नहीं लगा सकते जो सरकार ने मना करे हो, जैसे बाहुबली राकेश, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नाम के आगे किसी भी टाइटल को लगा देना कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के हिसाब से मना है, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो गैर नागरिक हो। अब जैसे कि हम बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर एक नाम है, तो उसके आगे नाम के आगे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, तो मास्टर ब्लास्टर एक कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं स्टेट के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा नाम दिया हुआ है, तो उसे आप कहीं मान्यता दे नहीं सकते, है ना। हाँ, अगर आप भारत रत्न किसी को मिलता है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, है ना, तो इनको भी आप यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जिनको सरकार मान्यताएं देती है, जैसे डॉक्टर हो गया, है ना, उसके बाद जर्नल हो गया, कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, जैसे ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह। तो ये जो ब्रिगेडियर चीज़ें हैं, पोस्ट ये सरकार दे रही है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से ही अपने नाम के आगे कोई टाइटल्स नहीं लगा सकते। ये बेसिकली इसलिए हुआ था क्योंकि जब भारत के बाद हमारे देश में बहुत सारे राजे रजवाड़े थे हमारे भारत देश के अंदर, तो उनके नाम के आगे ऐसे ही बहुत बड़े बड़े टाइटल्स लगे होते थे, श्री भल्लाल देव, तो ऐसे टाइटल्स का यूज़ नहीं था, सो दैट इज़ वाई इनको रिमूव किया गया। एंड देन उसके बाद दूसरी बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। ये हमारा दूसरा अधिकार है जिसे आप स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में जो आर्टिकल नंबर 19 है उसमें भी कई प्रकार के अधिकार हैं, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब किसी भी व्यक्ति को दोस्तों कहीं ना कहीं अपने विचार को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने स्पीच को एक्सप्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उसके अपने खुद के विचार हो सकते हैं, अपनी खुद की ओपिनियन हो सकती है, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं भाषण के थ्रू अपने अभिव्यक्तियों को, अपने एक्सप्रेशन को पूरी फ्रीडम फ्री क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकता है। इवन स्पीच और एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ हम भाषण के थ्रू नहीं, हम क्या कहते हैं लिख के भी, हम प्रिंटिंग से भी, हम चित्रों से यानी कि पिक्चरों से भी, हम बैनर से, हम इशारों में, हम इवन चुप रहकर भी कहीं ना कहीं अपनी जो एक्सप्रेशन है वो दिखा सकते हैं। ये बहुत से नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये तरीका अपनाया जाता है। इवन आज भी हमारी कंट्री के अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि बहुत सारे राइटर स्केच के माध्यम से अपने एक्सप्रेशन को बताने की कोशिश करते हैं, बैनर के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं, लोग फिल्में बना के अपने एक्सप्रेशन को बनाने की दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये राइट्स हमें मिलता है। एंड देन आर्टिकल नंबर 19 का ही बी पार्ट है जिसे आप बोलते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली। कोई भी व्यक्ति असेंबल हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, 25-30 लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो शांतिपूर्ण बने रहें, वो अहिंसक ना हो, नॉन वायलेंस ना हो उनके साथ, है ना, नॉन वायलेंस रहे, वायलेंस उनमें ना हो, तो आप वो असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद 19 में ही तीसरा यानी कि सी, कोई भी क्या कहते हैं एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है। एसोसिएशन दैट मीन्स कमेटी हो सकती है, संघ बनाने की क्षमता। अब वो किसी प्रकार का संघ हो सकता है, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, जिसमें आप बोल सकते हैं कि लोग अपने वेलफेयर के लिए सोसाइटीज़ बनाते हैं, तो ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। 19 का आप बोल सकते हैं ई, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। अब क्योंकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा बन चुका है, तो इसीलिए आप उसके किसी भी इलाके के अंदर रह सकते हैं। अब अगर जैसे फ्लैट बिकने चालू होंगे तो आप वहाँ पे भी निवास कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 19 का ई हमें यही बोलता है। 19 का जी, जिसे आप बोलते हैं व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी प्रकार का पेशा और धंधा कर सकते हैं, और ये किसी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर ये व्यक्ति कौन सा व्यापार करता है। एंड आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20 के अंदर ये बोला हुआ है कि कोई भी व्यक्ति क्या कहते हैं कन्विक्ट होने से पहले पहले उसको क्या कहते हैं कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलनी ज़रूरी है, चाहे वो हमारे देश का नागरिक हो, चाहे हमारे देश का नागरिक ना हो। अगर क्या कहते हैं वो कन्विक्ट नहीं हो रखा है तो उसे किसी भी ऑफेंस के लिए, उसे किसी भी अपराध के लिए प्रोटेक्शन मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा कि दूसरे व्यक्ति जो इनको कहीं ना कहीं अपराधी मानते हैं वो इन्हें मार भी सकते हैं। सो दैट इज़ वाई इनको प्रोटेक्शन मिलने की ज़रूरत होती है। आर्टिकल नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीने की आज़ादी, आत्मसम्मान की आज़ादी, छोटे बच्चे को 14 साल की उम्र तक पढ़ने की आज़ादी, उसके बाद एक अच्छे क्या कहते हैं हेल्दी वर्क करने की आज़ादी, किसी व्यक्ति को जल्दी इंसाफ मिलने की आज़ादी, बिल्कुल एक निर्दयी जो पनिशमेंट होती है वो ना मिले, रहने की आज़ादी होनी चाहिए, खाने की आज़ादी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि सारे अधिकार आपसे छीने जा सकते हैं लेकिन आपसे जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। सो दैट इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है आर्टिकल नंबर 21 कभी भी अबॉलिश नहीं हो सकता। लेकिन इतिहास में एक दिन ऐसा था, वो आपको बताना है कमेंट करके कि वन डे ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन आर्टिकल नंबर 21 भी अबॉलिश हो गया था, आर्टिकल नंबर 21 भी ख़त्म किया गया था। एंड देन आर्टिकल नंबर 21 के अंदर भी एक ए है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, और ये कब जोड़ा गया था आपको ये कमेंट करना है। लेकिन आर्टिकल नंबर 21 ए के अंदर ये बताया हुआ था कि कोई भी बच्चा जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फ्री एजुकेशन मिलेगी। जैसे मनीष सिसोदिया दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिल्ली के अंदर एक एजुकेशन मिनिस्टर्स है और वो एक डिप्टी सीएम भी है। और दोस्तों ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को फ्री एजुकेशन देते हैं और एक अच्छे एटमॉस्फेयर के साथ रखते हैं। ये मैं नहीं, ये बहुत सारे सर्वे बता रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डाला गया है। तो ये किस आर्टिकल के तहत या किस अमेंडमेंट के तहत इसे लॉ के अकॉर्डिंग शिक्षा का अधिकार दिया गया है, कमेंट ज़रूर करिएगा। आर्टिकल नंबर 22, अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है या डिटेंशन रूम में डाला जाता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलने की ज़रूरत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी क्या कहते हैं सेफ गार्ड होने चाहिए अरेस्ट होने के समय पे या जेल के अंदर रहने के टाइम पे, अगर उसको इक्वल नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है उसकी जान के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा होता है। सो दैट इज़ वाई प्रोटेक्शन ऑफ एनी आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि मनमाही गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। अगर ज़बरदस्ती भी किसी व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाला जाता है तो उसको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलने की ज़रूरत होनी चाहिए। सो दोस्तों अभी तक आपने 2 राइट्स देखे हैं इसके अंदर, जिससे आप कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार बोलेंगे। तो आने वाले वीडियो के अंदर हम और भी राइट्स देखने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया।
तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।